हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 7 मई 2023 तक का अंक जो है उसका विश्लेषण करेंगे। देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक महत्वपूर्ण दिवस जो कि है विश्व श्रम दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है, विश्व श्रम दिवस, वर्ल्ड लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे विश्व श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है मे डे। ठीक है, मे डे यानी कि मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 1 मई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है जो भी पूरे विश्व भर में मजदूर हैं उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाए जाए, उनके कार्य को सम्मान मिले, इस कारण से इस दिन की स्थापना की गई थी। तो एक घटना से इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो 1886 में शिकागो में एक मांग चल रही थी, एक हड़ताल चल रही थी मज़दूरों के द्वारा, जहां पे उनके द्वारा मांग की गई थी कि मज़दूरों का जो कार्य है उसको 8 घंटे प्रतिदिन किया जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक अज्ञात व्यक्ति ने बम फोड़ दिया था और वहाँ पे उसके बाद फलस्वरूप जो भी पुलिसकर्मी थे उन्होंने फायरिंग की थी। तो इस कारण से काफ़ी सारे वहाँ पे मज़दूरों की जान भी गई थी, काफ़ी सारे पुलिसकर्मी भी अपने जान से हाथ धो बैठे थे। तो काफ़ी बड़ा हादसा था। इसके बाद 1889, याद रखिएगा, 1889 में एक अंतर्राष्ट्रीय महासभा हुई थी जहां पे ये प्रस्ताव पारित किया गया कि मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को वैश्विक समर्थन देने के लिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। हड़ताल हुई थी 1886 में शिकागो में, 1889 में प्रस्ताव पारित किया गया था और तब से हर साल 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं भारत में। तो भारत में सबसे पहले इसको मनाया गया था 1923 में। ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि भारत में विश्व श्रम दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो 1923 में भारत में विश्व श्रम दिवस की शुरुआत हुई थी। सबसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। इसके अलावा 1 मई को ही याद रखिएगा, भारत में 2 दिवस और मनाए जाते हैं। एक है महाराष्ट्र दिवस और एक है गुजरात दिवस। तो ये 2 चीज़ें आपको एडिशनल फैक्ट याद रखने हैं। वापस आते हैं विश्व श्रम दिवस पे। तो इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जो श्रमिक है उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है और प्रेजेंट में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। तो ये सारे स्टैटिक भी आपको इस दिन से रिलेटेड याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले है नंदिनी गुप्ता, कोटा की 19 वर्षीय हैं नंदिनी गुप्ता। ये हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बनी है, फेमिना मिस इंडिया बनी है कोटा की नंदिनी गुप्ता। इसके पहले 2019 में जयपुर की सुमन मिस इंडिया बनी थी और अब बनी है 2023 में कोटा की नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया। मिस इंडिया बनने के बाद अब जो नंदिनी है ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके बाद है एक और नाम सेजल गुप्ता। तो ये मिस टीन इंटरनेशनल बनी है, मिस टीन इंटरनेशनल बनी है सेजल गुप्ता। इनकी उम्र है 13 वर्ष और सबसे कम उम्र की ब्यूटी पेजेंट खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये सबसे कम उम्र की ब्यूटी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 13 साल की उम्र में ये बन गई हैं मिस टीन इंटरनेशनल। इसके बाद है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जर्मनी का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला चांसलर थी, एंजेला मार्केल। तो हाल ही में जो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, राष्ट्रपति भी याद रखेगा जर्मनी के हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, इन्होंने डिसाइड किया है कि एंजेला मार्केल को उनकी उपलब्धियों के लिए जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया जाएगा। फिर इसके बाद तेलंगाना से न्यूज़ है। तो तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के कोठवलगुड़ा में जो एक एक्वेरियम बनने जा रहा है और ये 180 डिग्री वाला स्मार्ट एक्वेरियम बनेगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनेगा। पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम बनने जा रहा है तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के कोठवलगुड़ा में। तो ये आपको याद रखना है। आगे है यहाँ पे
सूर्य की सतह पे अभी एक बवंडर आया था और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब तक का ये सूर्य की सतह पे आने वाला सबसे बड़ा तूफान है। तो नासा ने इसकी स्टडी की है और उन्होंने बताया कि ये जो बवंडर था इसकी लपटें 1,00,000 किलोमीटर तक गई हैं और इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम दिया गया सोलर वाटरफॉल। याद रखिएगा, सूर्य की सतह पे आने वाला सबसे बड़ा तूफान है ये, इसका नाम दिया गया है सोलर वाटरफॉल। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है, यहाँ पे एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ल्यूकस हेल्मके हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के ल्यूकस हेल्मके, इन्होंने अपने बेटे को प्रेरित करने के लिए 1 घंटे में 3,206 पुशअप किए। ठीक है, 1 घंटे में 3,206 पुशअप किए और इसके कारण इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क चर्चा में रहा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे अमीर शहर बना है। तो हाल ही में ग्लोबल वेल्थ ट्रैकर हेनले एवं पार्टनर्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें ये बताया गया है कि न्यूयॉर्क जो है ये दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया है। यहाँ पे लगभग 58 अरबपति रह रहे हैं अभी प्रेजेंट में। दूसरे नंबर पे टोक्यो रहा है, ये भी याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पे न्यूयॉर्क रहा है। इसके बाद मेलबर्न है। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है आबादी वाला। तो सबसे पहले क्या था, सिडनी। इसके पहले सिडनी जो था ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन मेलबर्न में जो है आबादी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से इसका जो क्षेत्र है ये और भी ज़्यादा बढ़ाया गया और क्षेत्र बढ़ाने के साथ ही साथ अब मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। इसके बाद एक और यहाँ पे रिकॉर्ड है, लंदन में रहने वाले 31 वर्षीय BMX राइडर क्रिस काइल, नाम याद रखिएगा क्रिस काइल, इन्होंने ज़मीन से 2000 फुट ऊंचाई पर एक उड़ते हुए स्केटर पार्क पर साइकिलिंग से स्टंट दिखाए हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये 2000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा था स्केटर पार्क और इस पे इन्होंने, ये देखिए छोटा सा आपको समझ में आएगा, साइकिल से इन्होंने स्टंट दिखाया है। इनका नाम है क्रिस काइल और इसके साथ ही इन्होंने डोंट लुक डाउन, ये स्टंट का नाम दिया गया था डोंट लुक डाउन। ये दुनिया का पहला स्टंट था और इसको सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके बाद एक डायमंड रिंग है जिसमें 50,907 हीरे जड़े गए हैं। 50,907 हीरों से जड़ित ये जो अंगूठी है इसने रिकॉर्ड बनाया है। सूरत की एक हीरा कंपनी है और सबसे ज़्यादा हीरे जड़ने का ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कंपनी है हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स और उसकी सहयोगी कंपनी HK डिमाइंस के द्वारा ये रिंग बनाई गई है जिसमें 50,907 हीरे हैं और सबसे ज़्यादा हीरो वाली अंगूठी है, ये एक रिकॉर्ड है। इसकी कीमत लगभग 6.44 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके बाद अमेरिका से न्यूज़ है, अमेरिका ने अभी हाल ही में एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये जो मिसाइल है इम्पोर्टेंट, इसका नाम है, याद रखेगा, मिनटमैन 3। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका ने। फिर श्रीनगर से न्यूज़ है, टुलिप गार्डन हर साल जो पर्यटकों के लिए खुलता है, तो इस साल यहाँ पे रिकॉर्ड पर्यटक पहुँचे हैं। एक महीने के अंदर, पिछले 1 महीने के दौरान लगभग 3.65 लोगों ने इस उद्यान का दौरा किया है और इस साल जो है रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचे हैं। तो यहाँ से आपको एक फैक्ट ये याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि टुलिप गार्डन ये है कहाँ पे, टुलिप गार्डन है श्रीनगर में। इसके बाद ट्विटर से न्यूज़ है, तो ट्विटर में एक चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है पॉलिसी में। तो जो यूज़र हैं वो पहले क्या था कि 280 अक्षरों में ट्वीट कर सकते थे और बदलाव के बाद ये लिमिट बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। 280 से बढ़ा के सीधे 10,000 अक्षर कर दी गई है। तो अब जो यूज़र हैं ये 10,000 अक्षरों में ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर में। फिर एक मछली की नई प्रजाति मिली है उड़ीसा के कोलाब नदी में। उड़ीसा के कोलाब नदी में मछली की नई प्रजाति मिली है। जो मछली की नई प्रजाति है इसका नाम दिया गया है गर्रा लैशरामी। गर्रा लैशरामी मछली का नाम आपको याद रखना है। तो CSI के डॉक्टर थे लैशराम कोशियन, इनके सम्मान में इस मछली को नाम दिया गया है गर्रा लैशरामी। तो इस मछली का नाम आपको याद रखना है, उड़ीसा के कोलाब नदी में पाई गई है, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे उड़ान योजना नई लॉन्च की गई है जिसको उड़ान 5.0 नाम दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने छोटे और जो दूरस्थ शहर हैं भारत के, इनको हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए उड़ान सेवा लॉन्च की थी पहले। उसी उड़ान सेवा को फिर से नए सिरे से लॉन्च किया गया है और नया आकर्षक बनाया गया, काफ़ी आकर्षक बनाया गया है। इसका नाम दिया गया है उड़ान 5.0। तो इस
स्कीम के तहत, उड़ान सेवा के तहत जो भी विमानन कंपनियां हैं, इनके लिए जो 600 किलोमीटर दूरी की बाध्यता थी, इसको समाप्त कर दिया गया है नई स्कीम में। इसके बाद यहाँ पे एक ई-कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है। हथकरघा बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों के जो उत्पाद हैं उनको सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये हस्तशिल्प कारीगर हैं, बुनकर, हथकरघा हैं, इनको इनके प्रोडक्ट के सही दाम मिले, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल तैयार किया गया है, जिसको अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने लोकार्पण किया है। इसके बाद इसरो से न्यूज़ है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो जिसे शॉर्ट में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का अनावरण किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का अनावरण हो चुका है और भारत को और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस नई अंतरिक्ष नीति का अनावरण किया गया, इसको लाया गया है। इस नीति को 6 अप्रैल को मंजूरी प्रदान की गई थी। इससे काफ़ी ज़्यादा सहायता होने वाली है भारत को स्पेस के क्षेत्र में। इसरो की तरफ आते हैं, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलोर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। तो ये स्टैटिक आपको यहाँ याद रखने हैं। इसके बाद DRDO से रिलेटेड न्यूज़ है। तो भारत ने अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो परीक्षण है ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, और उसके साथ ही साथ भारतीय नौसेना ने मिलकर उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में किया है। इस परीक्षण के दौरान BMD इंटरसेप्टर मिसाइल को नौसेना ने एक जहाज से दागा है और जो मिसाइल है ये लंबी दूरी तक दुश्मन की ताकतवर मिसाइलों और जो एयरक्राफ्ट है उनको मार गिराने में सक्षम है। DRDO चर्चा में है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है और रक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट, अलग अलग रिसर्च करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ये काम करता है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसका मुख्यालय याद रखिएगा दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। तो ये स्टैटिक, इसके भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इन्होंने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, ये रिपोर्ट का नाम है। और प्रकाशित किसने किया है, जारी किसने किया है, NSO यानी कि इस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में ये बताया है कि सितंबर 2017 से फरवरी 2023 तक 6.35 करोड़ नए लोग कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ चुके हैं और इस अवधि में 8.02 करोड़ नए लोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना से पंजीबद्ध हुए हैं। और वहीं नेशनल पेंशन स्कीम में नए जुड़ने वाले और योगदान करने वाले लोगों की संख्या 41.46 लाख रही है। तो ये डेटा यहाँ से आपको याद रखना। रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है ये, और ये जो 3 डेटा दिए गए हैं ये चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। इसके बाद दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू। तो पेरू के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने पेरू की राजधानी लीमा के बाहरी इलाके कजमरक्विला में एक बेहद पुरानी मम्मी की खोज की है और बताया जा रहा है कि जो मम्मी है ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे आपको कंट्री का नाम याद रखना पेरू और जो कैपिटल है उसकी लीमा, और लीमा के बाहरी इलाके कजमरक्विला में ये एक मम्मी खोजी गई है। ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे MCQ की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान खेल के, देखते हैं क्या करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2022 में FIH महिला वर्ल्ड कप जीता है? इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। फिर है बजरंग लाल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं नौकायान में। फिर है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन हैं? तो ये हैं किदाम्बी श्रीकांत। फिर है भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है? तो भारत ने टोटल 2 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है। नेक्स्ट है खो खो खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। फिर है वर्ष 2020 में इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? क्वेश्चन में पूछ रहा नहीं मिला है। सविता पुनिया को नहीं दिया गया था, बाकी तीनों को दिया गया था। फिर इनमें से कौन सा खिलाड़ी फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित नहीं है?
यहाँ पे देखिए आर्मांड डुप्लेंटिस, ये F1 रेसिंग से संबंधित नहीं है। फिर है इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इस वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी बुडापेस्ट में। फिर है बास्केटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था वर्ष 1936 में। फिर है एशियन गेम्स 2018 में कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो ये जीता गया था ईरान के द्वारा। ठीक है, 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे तो पुरुष वर्ग की बात हो रही है, तो कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था ईरान की टीम ने। फिर है रणजी ट्रॉफी 2022 में किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं जलज सक्सेना ने। फिर है योगेश्वर दत्त ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने वर्ष 2012 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। फिर IPL 2023 में इनमें से कौन सा नया नियम शामिल किया गया है? IPL इस साल का जो हो रहा 2023 का, इसमें एक नया नियम शामिल किया गया है जो कि है इम्पैक्ट प्लेयर का। इम्पैक्ट प्लेयर याद रखिएगा। फिर भारत ने किस वर्ष फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी? तो भारत ने वर्ष 2017 में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये किस शहर में है? आपको ये बताना है। तो यह है पटियाला में। फिर है वर्ष 2022 में किस क्लब ने कोपा इटालियन कप का खिताब जीता है? तो 2022 में जीता है इंटरनेजियोनेल ने। ठीक है, इंटरनेजियोनेल इन्होंने वर्ष 2022 में कोपा इटालियन कप जीता है। फिर है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? तो यह है मोनाको में। नेक्स्ट है एंजो फर्नांडेस, ये किस देश के युवा फुटबॉलर हैं? ये फुटबॉल खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। फिर शुभमन गिल ने किस देश के खिलाफ वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है? तो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया अभी हाल ही में। नेक्स्ट है रोहित शर्मा ने ICC वनडे वर्ल्ड कप 2019 में कितने शतक बनाए थे? तो इन्होंने टोटल 5 शतक बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं रिपीट हो गया है। रोहित शर्मा ने 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक बनाए थे। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ये वर्तमान में किस क्लब के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं? आपको ये बताना है। तो ये बार्सिलोना के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं वर्तमान में। फिर वर्ष 2022 में कनाडा ने किस देश को हराकर डेविस कप जीता है? तो इन्होंने सबसे पहले तो याद रखिएगा 2022 का जो डेविस कप है ये जीता है कनाडा ने, और इन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। फिर वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल जो थे ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि नई दिल्ली में हुए थे। फिर रोजर फेडरर ने कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है? तो इन्होंने टोटल 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता है रोजर फेडरर ने। फिर वर्ष 2024 में ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है ये कहाँ पे होगा? आपको ये बताना है। तो ये होगा श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका याद रखिएगा। अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिलेटेड है आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो पहला सवाल है कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम ने। फिर है अंग्रेजों ने किस वर्ष सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने पर रोक लगाई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 1890, 1890 इसका राइट आंसर है। फिर है अंग्रेजों की नज़र में दुधारू राज्य कौन सा था? तो ये राज्य था अवध। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। फिर है गरम दल के किस नेता ने विधवा विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विपिन चंद्र पॉल ने। फिर है बालकृष्ण एवं दामोदर चापेकर, इन्होंने महाराष्ट्र में प्लेग बीमारी के उन्मूलन में अंग्रेजों की निष्क्रियता से क्षुब्ध होकर रैंड और एम्स्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कब की थी? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1897, 1897 में। फिर है किस जेल में लोकमान्य ने 1910-11 में गीता रहस्य पुस्तक का लेखन किया था? तो ये जेल थी मांडले की। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी निभाने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एकमात्र भारतीय महिला थी गोलमेज सम्मेलन में जो द्वितीय हुआ था उसमें भागीदारी करने वाली। सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर है। फिर है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है, हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारी अपनी कायरता, निष्क्रियता और लालच है। पराधीन राष्ट्र मात्र बलिदानों के बल पर ही स्वतंत्र हो सकता है, खोखली बयानबाजी और विलासिता से नहीं। ये जो कथन है ये किसने कहा था, कथन किसका, आपको ये बताना है। तो ये कथन था अरविंद घोष जी का। फिर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन के किस महल भवन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस में। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कौन सी कहलाती है पुस्तक। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहलाती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहलाती है। फिर है, अवसर की समानता, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 16 में। फिर है, लोक प्रशासन के अध्ययन में जो नया क्षेत्र उभर कर आया है वह कौन सा है। तो वह है सामाजिक प्रशासन। फिर है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है। तो हाल ही में राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। फिर अपराध को क्षमा या उसकी सज़ा को कम करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऐसा किस अनुच्छेद द्वारा बताया गया है। तो ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 72 द्वारा। फिर है, साहबानो प्रकरण का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है समान नागरिक संहिता से। फिर है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहली साझा सरकार कब बनी थी। तो मध्य प्रदेश में पहली साझा सरकार बनी थी वर्ष 1967 में, 1967। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय एवं राज्य मंत्रिमंडल का आकार निश्चित कर दिया गया है कि अब लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो ये संशोधन कौन सा था ये बताना है। तो ये था 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है किस सदन में, आपको ये बताना है। तो वित्त विधेयक जो है इसे प्रस्तुत किया जा सकता है निम्न सदन में। फिर केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दोनों ही राइट आंसर होंगे। तो विकल्प आ और बा दोनों ही सही है। फिर है, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस समिति या आयोग की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान से जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी आपको ये बताना है। ये समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, आपातकाल में भी निलंबित न होने वाले मूल अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं। तो ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अभी हाल में डॉक्टर निशांत खरे। इसके बाद भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें भी देखते हैं। सामान्य भूगोल के क्वेश्चन है ये, जहाँ पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र पहला कौन सा राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। फिर लद्दाख की राजधानी क्या कौन सी है यह बताना है। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। फिर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। फिर श्योक एवं गिलगित ये किसकी सहायक नदी हैं। तो ये सहायक नदी हैं सिंधु नदी की। फिर निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित नहीं है। तो शिपकीला ये दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है। फिर श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर शहर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। फिर है वितस्ता किस नदी का पुराना नाम है। वितस्ता ये नदी का एक पुराना नाम था किसी नदी का, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि उस नदी का भी प्रेजेंट में क्या नाम है। तो प्रेजेंट में ये नदी है झेलम नदी, जिसका पुराना नाम था वितस्ता। फिर है सेलाल और दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पर स्थित हैं। तो ये स्थित हैं चेनाब नदी पे। फिर है भारत का शीत मरुस्थल ये किसे कहा जाता है। तो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। फिर है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। फिर है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है ये बताना है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल इनके बीच में स्थित है कश्मीर घाटी।
फिर है हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है गुलमर्ग में। फिर है पंजाब की सीमा से जम्मू और कश्मीर राज्य का कौन सा जिला लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है कठुआ। फिर है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये है वुलर झील। नेक्स्ट है जम्मू नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह बसा है तवी नदी के किनारे। फिर है निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये सभी दर्रे जो हैं जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है निम्न में से कौन सी झील लद्दाख राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है वागोंग त्सो झील, त्सो मोरेरी झील और त्सो कार झील। फिर से सुन लीजिए, वागोंग त्सो झील, त्सो मोरेरी झील और त्सो कार झील, तीनों ही झील जो हैं ये लद्दाख में स्थित हैं। नेक्स्ट है करेवा भू आकृति, यह कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। फिर जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु कौन सा है, जम्मू और कश्मीर का राजकीय पशु कौन सा है, तो यह है हंगुल। फिर है उरी बांध जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है झेलम नदी पे। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा कौन थे, तो ये थे महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन हैं, तो प्रमुख हैं रंजना देसाई। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि लद्दाख पड़ोसी राज्य नहीं है किनका, तो लद्दाख जो है ये पंजाब का पड़ोसी राज्य नहीं है। फिर है कौन सी जाति या जनजाति जम्मू और कश्मीर में नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्मी जनजाति, ये जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है लद्दाख केंद्र शासित राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो देखिए बाल्टी जनजाति, चांगपा जनजाति और द्रोकवा जनजाति, ये तीनों ही जनजाति जो हैं ये लद्दाख में पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर बढ़ते हैं आगे खेल समाचार की ओर। तो सबसे पहले टेनिस का टूर्नामेंट है जो कि बार्सिलोना ओपन था 2023 का। तो हाल ही में स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज इन्होंने बार्सिलोना ओपन का खिताब अपने नाम किया है। पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने फाइनल में ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराया है। तो इन्होंने जीत लिया है 2023 का बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। याद रखने वाली बातें क्या है, एक तो ये विजेता इनका नाम किस देश के लिए टेनिस खेलते हैं, स्पेन के लिए। इन्होंने हराया किसको है, स्टेफनोस सित्सिपास को, और स्टेफनोस सित्सिपास खेलते हैं ग्रीस के लिए। एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि बार्सिलोना ओपन का जो खिताब है सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ने जीता है। तो 12 बार राफेल नडाल जीत चुके हैं बार्सिलोना ओपन का, जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे भारत की तरफ से न्यूज़ है। तो देखिए तुर्की में आयोजित हुई है तीरंदाजी विश्व कप। ठीक है, कहाँ हुई है, तुर्की में आयोजित हुआ है तीरंदाजी विश्व कप। तो हाल ही में पहला चरण समाप्त हुआ है, जहां पे भारत को ज्योति सुरेखा वेनम इन्होंने स्वर्णिम सफलता दिलाई है। 2 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं इन्होंने। ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप का पहला चरण चल रहा है कहाँ पे, तुर्की में, जहाँ पे ज्योति सुरेखा वेनम ने 2 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिकेट से एक और न्यूज़ है। तो सिडनी का जो क्रिकेट मैदान है, यहाँ पे सचिन के नाम का एक गेट जो है इसका अनावरण किया गया है। सिडनी क्रिकेट मैदान पे सचिन तेंदुलकर के नाम का एक गेट का अनावरण किया गया है। सचिन का हाल ही में 50वां जन्मदिन था और उन्हीं के अवसर पे उनके सम्मान में इस गेट का अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, वो पूछ सकता है कि किस मैदान में अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर के नाम पे गेट का अनावरण किया गया है, तो ये होगा सिडनी का मैदान। ठीक है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। और ये है कहाँ पे, सिडनी से आपको समझ में आ रहा होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर के साथ ही साथ यहाँ पे ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, इनके नाम का भी गेट का अनावरण किया गया है इसी मैदान पे। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सचिन तेंदुलकर का नाम। नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉलर हैं, युवा गेंदबाज हैं नेपाल के, इनका नाम है संदीप लामिछाने। ठीक है, संदीप लामिछाने, इन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक हिस्ट्री बनाई है। तो इन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट ले लिए हैं। तो सबसे तेज़ 100 विकेट लेने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। नेपाल के बॉलर हैं ये संदीप लामिछाने। तो इन्होंने
42 वनडे मैचों में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं और सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले विश्व के गेंदबाज बन गए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था ये था अफ़गानिस्तान के राशिद खान के नाम, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान के राशिद खान के नाम ये रिकॉर्ड पहले था। और अब नेपाल के गेंदबाज संदीप लामिछाने सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले विश्व के गेंदबाज बन गए हैं। फिर इसके बाद है स्टटगार्ट ओपन टूर्नामेंट। ये भी एक टेनिस का ही टूर्नामेंट है। तो हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्वितेक, याद रखिएगा, ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं प्रेजेंट में महिलाओं में। तो इन्होंने जीत लिया है इस साल का स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इन्होंने फाइनल में आर्याना साबालेंका को हराया है। ठीक है, आर्याना साबालेंका को हरा के ईगा स्वितेक ने जीत लिया इस साल का स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फिर यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट से एक न्यूज़ है। तो मिकी आर्थर जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए निदेशक बन गए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया निदेशक नियुक्त किया है। इसके बाद यहाँ पे एक इवेंट हुआ था जो कि था 6वां वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का इवेंट था ये, जो कि सीरीज़ में 6वां इवेंट था। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान पे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी शॉर्ट में जिसे फिक्की कहा जाता है, इनके सहयोग से 6वां वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का ब्रांड जारी किया है G20 के साथ मिलके। और इसी का भी हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद यहाँ पे क्वाड लीडर्स, ठीक है, क्वाड लीडर्स की जो मेज़बानी है ऑस्ट्रेलिया करेगा इस साल, ये न्यूज़ दी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज़, इन्होंने जानकारी दी है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। देखिए, क्वाड्स का मतलब होता है 4, ठीक है। तो 4 देशों ने मिलकर ग्रुप बनाया था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। तो ये 4 देश इन्होंने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया था। और इसी ग्रुप की जो क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी होगी ऑस्ट्रेलिया इस साल करने वाला है। तो आपसे सीधे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इस साल क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो 10 बार एवरेस्ट चढ़ चुके पर्वतारोही, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आयरलैंड के पर्वतारोही थे नोएल हन्ना। तो इन्होंने एवरेस्ट पे 10 बार चढ़ाई की थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, नोएल हन्ना, आयरलैंड के पर्वतारोही थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला प्रकाशित हो उसकी वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का भी विश्लेषण है, उसमें भी कुछ करंट अफेयर MCQ कवर किए गए हैं, उसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। तो वीडियो लिस्ट पे जाके आप उसे चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली वोकैब, डेली GK, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स इस मैगज़ीन की और जो भी इंपॉर्टेंट दूसरे न्यूज़पेपर मैगज़ीन है सबकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन व नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।